आज विश्व साक्षरता दिवस है। ऐसे में हम राजधानी रायपुर की एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने गरीब तबके के उन महिलाओं को शिक्षित किया है जो न केवल न तो जिन्हें लिखना आता था और न ही पढ़ना आता था। ऐसी ही महिला है उमा धोटे जी, जो हमारे साथ मौजूद है। पहले तो उमा धोटे जी का ईटीवी भारत में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैडम, आप जो हैं ये मन में कैसे आया और अब तक आपने कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिनको शिक्षा दी हैं? ये तो बहुत पहले ही मेरे मन में आ गया था, क्योंकि एक बार मैंने देखा मेरे पड़ोस में एक इलिटरेट लेडी काम करती थी, और जब उसको पैसा दिया गया तो उसको पैसा ज़्यादा बोल के दिया गया और कम दिया था पैसा। तो वो मेरे दिमाग में एकदम आ गया कि ये अगर पढ़ी लिखी रहती तो ये पैसे को गिन पाती और अपना सही मूल्य ले पाती। तो उसके बाद ही मैंने उसको पढ़ाना शुरू किया, अनाराम से उसको पढ़ाना शुरू किया। और तब से एक जुनून मुझ में है कि मेरे को जो भी निरक्षर है उनको साक्षर करना है। कम से कम इतना तो पढ़ ले कि वो अपने साथ अन्याय ना होने दे। मैडम, अब तक आपने ऐसी कितनी महिलाएं हैं और कौन कौन से ऐसे इलाके की महिलाएं हैं जिनको आपने शिक्षा अर्जित? ये तो मैं संख्या तो नहीं बता सकती, क्योंकि लगभग 30 साल से मैं पढ़ा रही हूँ ऐसे महिलाओं को, बालिकाओं को। और अब तो मैंने एनजीओ भी अपना रजिस्टर्ड कर दिया है, जो हम लोग अपने स्वयं के खर्चे से चलाते हैं। और जितने भी स्लम एरिया, यहाँ के आसपास के एरिया है, त्रिमूर्ति नगर है, फोकटपारा है, और यहाँ पे पहले छोटी लाइन थी जहाँ पे पूरी झुग्गी झोपड़ी थी, जो तो अभी उड़ गई है। तो और पारस नगर, बहुत सारे ऐसे एरिया के जहाँ हम लोग जाके, मैं और मेरी फ्रेंड जाके हम लोग देखते थे कौन इलिटरेट है, उसको हम लोग बुलाते थे। पहले एक जगह किराए से लिए थे हम लोग, वहाँ पे पूरा साक्षरता का प्रोग्राम चलाते थे। फिर कुछ साल तक के हम लोग 5-6 साल तक के हम लोग ने ऐसे किया। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा रेंट आ रहा था, तो हम लोग घर पे बुला के उनको पढ़ाने लगे। तो ऐसी ऐसी महिलाएं जिन्हों उनको पढ़ाया है मैंने, जिनको अनाराम तक नहीं आता था, पहले उनको अनाराम, गिनती, लिखना सिखाना, पढ़ना सिखाना, ऐसे करके उनको पढ़ाया। समतुल्यता का, बहुत लोगों को समतुल्यता का जो गवर्नमेंट ने निकाला था 5th 8th का समतुल्यता का एग्ज़ाम दिलाया। उसके बाद 10th का एग्ज़ाम ओपन बोर्ड से, फिर 12th का एग्ज़ाम ओपन बोर्ड से। और जो बालिकाएं, महिलाएं 12th पास हो गई, उनको यूनिवर्सिटी से पात्रता प्रमाण पत्र दिला के उनको कॉलेज में भी दाखिला दिलाया। तो ऐसे कई महिलाएं और लड़कियां हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद कुछ एजुकेशन लाइन में चली गई हैं, कोई मेडिकल लाइन में चली गई है, नर्स हैं, तो कोई कंप्यूटर सीख के कंप्यूटर ऑपरेटर का काम कर रही हैं। ऐसे बहुत सारी महिलाएं हज़ारों की संख्या में हैं। अभी तक मैंने कभी लिख के नहीं रखा, लेकिन लोग आते रहते हैं, क्योंकि लोगों को पता है तो उनको मैं शिक्षित करते रहती हूँ। और जिन महिलाओं ने, बालिकाओं ने बीच में पढ़ाई छोड़ दी है, उनको हम 10th का 12th का ओपन बोर्ड से फॉर्म भराते हैं और उनको उनका फ़ीस भी देते हैं। अगर उन लोग सक्षम हैं, दे सकते हैं तो ठीक है, अगर सक्षम नहीं है तो उनका फ़ीस हम भरते हैं, उनको बुक भी प्रोवाइड करते हैं और फ्री में पढ़ा के उनको पूरा गाइडलाइन देते हैं। अभी जैसे कोरोना काल में चूँकि आंसर शीट लिख के देना था, फिर भी मेरी एक स्टूडेंट है जो घर में काम करती है, लेकिन उसको साइंस लेके ही पढ़ना था। उसने बहुत मेहनत की और बहुत अच्छे परसेंट से पास हुआ, क्योंकि अगर साइंस है, उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो था, तो पढ़ के उसको आंसर शीट बना के देना भी बहुत बड़ी बात होती है। बच्ची ने बहुत मेहनत की, आती थी पढ़ने के लिए और अच्छा रिजल्ट लाया, तो उसकी बहुत खुशी होती है। ऐसे बहुत सारी महिलाएं और बालिकाएं हैं जो आज पढ़ के कुछ ना कुछ कर रही हैं, तो उससे बहुत आत्मसंतुष्टि होती, बहुत खुशी होती मुझे। मैडम, ये बताइए, इस बीच क्या लगता है आपको, आप बस्तियों में जाती हैं, उनके घर तक भी गई हैं आप उन्हें बुलाने के लिए, खास करके उनको शिक्षा देने के लिए। इस दौरान कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जिनका आपको सामना करना पड़ा? चुनौतियां तो देखिए सर बहुत आती हैं, क्योंकि आप जानते हैं झुग्गी झोपड़ी का हाल क्या है। महिलाएं, लड़कियां काम करने जाती है, पुरुष लोग पत्ते खेलते रहते हैं, ड्रिंक किए रहते हैं, इतनी गालियां देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन कभी मैंने उनकी बात को ध्यान नहीं दिया। अगर उनकी बात को ध्यान देती तो मैं वहीं रुक जाती। बहुत बहुत परेशानियां आती हैं, बहुत बातें बोलते हैं लोग, लेकिन अगर मुझे, अब मेरा एम है कि मैं जितना कर सकती हूँ करूँ, तो मैं उन सब बातों को ध्यान नहीं दे के लगातार अपने काम में लगी हुई हूँ, इसलिए मैं करते रहती हूँ ये सब काम। आगे मैम आपका और क्या कुछ लक्ष्य है? मेरा आगे लक्ष्य तो है, मतलब दिमाग में है कि मैं और इस काम को और बड़े तौर पे करूं, कोई इंस्टीट्यूट, बड़ा इंस्टीट्यूट डालूं। मैं पहले गुजराती महिला मंडल द्वारा संचालित लाभुआ शारदा शिशु मंदिर स्कूल में
टीचर थी। फिर मुझे जेएसएस सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब मिला तो मैंने स्कूल छोड़ दिया। लेकिन उस समय वहाँ की प्रेसिडेंट श्रीमती दीपा संगोई मैडम थी। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से जाना, तो वो चाहती थी कि मैं उस स्कूल को ना छोड़ूँ, इस स्कूल को बढ़ाऊँ। तो मैंने वापस फिर वहाँ पे प्रिंसिपल पोस्ट पे जॉइन किया। और वो स्कूल रजिस्टर्ड भी नहीं थी, नर्सरी PP1 PP2 ऐसे चलती थी, क्योंकि वो जो गुजराती महिलाएं हैं उन लोग ने खुद चंदा जमा करके ज़मीन खरीदी, भवन बनाया, झूला घर चलाते थे और महिलाओं को ट्रेनिंग देते थे। फिर जब मैं उनसे जुड़ी तो मैं लगातार उनको बोलते रही कि स्कूल को आगे बढ़ाना चाहिए, हमको बढ़ाना चाहिए। कई साल तक मैंने बोला, तब उन लोग मेरी बात पे एग्री हुए। उस स्कूल को मैंने पहले रजिस्टर्ड किया, उसके बाद उसको 8 तक का परमिशन दिलाया और आज वो स्कूल 10 तक के चल रही है। उन्होंने क्योंकि मुझे ये अवसर दिया, इसलिए मैं उनका बहुत शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि वहाँ पूरे स्लम एरिया के गरीब बच्चे पढ़ते हैं। उनके कई उस स्कूल को मैंने 4 से 5 कंप्यूटर डोनेट कर दिए हैं, लाखों का फंडिंग कराया है और ज़रूरत की जो चीज़ होती है वो प्रोवाइड करती हूँ और वहाँ जाते रहती हूँ, क्योंकि वहाँ पे सब ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जो जिनकी मदर लोग घर में काम करते हैं, फादर लोग ऑटो या ये चलाते हैं ऐसे ही। तो अभी कोरोना काल में बहुत ज़्यादा उन लोग को संकट के कारण फ़ीस नहीं पटा पा रहे हैं, तो कुछ बच्चों का मैंने फ़ीस भी पे किया है और वो स्कूल बहुत अच्छे से चल रही है। तो ये थी उमा धोटे जी, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि उन्होंने इसकी शुरुआत जो है अपनी सहेली के यहाँ एक काम करने वाली जो बाई थी, उनको जब पैसे की गिनती को लेकर के जब दिक्कत हुई, उसके बाद से जो है इन्होंने जो साक्षरता का एक जो महाअभियान जो शुरू किया, उनकी बदौलत हजारों ऐसी महिलाएं हैं जो इस वक्त शिक्षित हो चुकी हैं और कई ऐसी युवतियाँ भी हैं जो अच्छे पदों पर पदस्थ हैं। कैमरामैन मिथिलेश साहू के साथ राजेश दास, ETV भारत, रायपुर।